हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलो स्टार्ट करेंगे आज रिवीजन करना वैल्यू ऑफ सप्लाई का। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो चैप्टर है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। तो इसका देखो स्ट्रक्चर कैसा है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये चैप्टर का। तो आपको आगे आसानी होगी। और ये चार्ट आप भी बना लेना। तो वो एक चार्ट में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो हैंड रिटन डाला हुआ है। देखो, सेक्शन 15 इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन 15 इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सेक्शन 15(1) है, 15(2) है, 15(3) है, 15(4) है और 15(5) है। करेक्ट है। सीए इंटर के लिए ये 15(1) से लेके 15(3) तक ही एप्लीकेबल है। 15(4) और 15(5) बाकी सब के लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स आ जाते हैं जो कि सीए इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये वीडियो में हम सब रिवीजन करेंगे, बट आपको कहाँ तक देखना है मैं बता दूंगा। जब आपको स्टॉप करना है आपको चले जाना है सीए इंटर वालों को। 15(1) बेसिकली बोलता है कि टीवी क्या होता है। 15(2) में 5 पार्ट है। 15(2)A है, 15(2)B है, 15(2)C है, D है और E है। करेक्ट है। और जो 15(3) है ये बड़ा ही सिंपल डिस्काउंट के बारे में बात करता है। करेक्ट है। तो 15(1) क्या बोलता है कि टीवी क्या होता है, टीवी यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है। 15(2) बात करेगा कि इसमें ऐड क्या होगा और 15(3) बात करेगा इसमें से लेस क्या होगा, बेसिकली डिस्काउंट लेस होगा। 15(4) 15(5) रूल्स की बात करता है जो कि आगे देखेंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी। सेक्शन 15 तक पहुंचने के लिए सेक्शन 1 क्या बात किया था, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। 3 से 6 तक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। 7 जो है सप्लाई है। 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। 9 चार्जिंग सेक्शन। 10 एग्जाम्पशन, 10 कंपोजिशन स्कीम। 11 एग्जाम्पशन। 12, 13, 14 टाइम ऑफ सप्लाई। 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर नेक्स्ट 16 से लेके 21 तक आपका आ जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आईटीसी बोला जाता है। इज इट क्लियर? फिर 22 से लेके आगे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, फिर इनवॉइस आ जाएगा, जो भी आएगा हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई का यूज क्या है। तो समझो जीएसटी का रेट 18% है। ये 18% लगाए किसके ऊपर सर? कोई एक वैल्यू होनी चाहिए ना जिसके ऊपर 18% लगेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो वही 18% किसके ऊपर लगेगा, वो वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वो वैल्यू निकलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, वैल्यू कौन सा लेना है उसके बारे में बात करता है। जनरली क्या लिया जाता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया जाता है। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है, आपने मुझे मोबाइल बेचा, मैंने कितने में खरीदा, जो उसका वैल्यू है, जो ट्रांजैक्शन करने का वैल्यू है, वही टीवी है। ट्रांजैक्शन वैल्यू जनरली वही रहेगा। उसमें कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी। तो सबसे पहले मैंने जो बोला वो यहाँ पे लिखा है, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 15 जो है सीजीएसटी एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कॉमन प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज मेड बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन। देखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है, जिस प्राइस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो। बट इसमें 2 चीजें इंक्लूड होनी चाहिए कि जो आपका सप्लाई है वो किसके साथ होना चाहिए, वो एक दूसरे के रिलेटेड नहीं होने चाहिए। वो एक दूसरे के रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और दूसरा जो है वो प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब प्राइस के अलावा और कुछ कंसिडरेशन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है। अगर रिलेटेड होगा तो जानबूझ के कम वैल्यू दिखाओगे, कम वैल्यू दिखाओगे तो गवर्नमेंट के पास कम टैक्स पहुंचेगा। प्राइस के अलावा और कुछ कंसिडरेशन है तो सिर्फ प्राइस आप टीवी दिखा दोगे, उसके ऊपर टैक्स भर दोगे, पर एक्चुअल प्राइस कुछ और है, उसके साथ आपने कुछ सोना वोना भी दे दिया है फॉर एग्जांपल। करेक्ट है। तो वही चीजें लिखिए। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज ऑन बोथ शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज अ प्राइस। टीवी का मतलब होता है जो प्राइस आपने एक्चुअली पे किया है या पे करने वाले हो फॉर सप्लाई, वेयर सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो प्राइस है वो क्या है, सोल कंसिडरेशन है। ये 15(1) खत्म हो गया है। नीचे एग्जांपल दिया है, ये आप क्या करो, पॉज करके फटाफट रीड कर लो। नेक्स्ट आते हैं 15(2) के ऊपर। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 15(2 जो कि बात करता है इंक्लूजन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अभी इंक्लूजन में क्या, मैंने पहले ही बता दिया, 5 चीजें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सबसे पहले ऐड होगा कोई भी तरीके का टैक्स, कोई भी तरीके का ड्यूटी, कोई भी तरीके का सेस, कोई भी तरीके का फी, कोई भी तरीके का चार्ज जो लेवी हो रहा है कोई भी दूसरे लॉ में अदर देन दिस एक्ट, मतलब सीजीएसटी, अदर देन एसजीएसटी,
other than UT GST other than GST compensation to state act if charged separately by supplier। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया कोई चीज का वैल्यू है, उसके ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स लगा है 500 रुपीज, तो टैक्स जो GST के लिए वैल्यू क्या माना जाएगा, 10,000 भी माना जाएगा प्लस 500 भी माना जाएगा। मतलब कोई भी तरीके का टैक्स लगता है तो उसमें ऐड हो जाएगा, पर कौन सा नहीं होगा, कोई भी तरीके का GST लगा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है, जो नॉर्मल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, उसके ऊपर ही GST लगेगा ना, GST लगा के फिर थोड़ी GST लगाओगे, ठीक है। बट इसमें एक और चीज ऐड नहीं होगा जो कि है TCS कौन सा, इनकम टैक्स वाला, बिकॉज उसको इंटरिम लेवी माना जाता है और उसका कैरेक्टर टैक्स का नहीं होता। इसके लिए अगर कोई TCS कलेक्ट किया है सप्लायर ने तो वो भी आपको क्या नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। दो चीजें ऐड नहीं करनी है, GST का कोई भी कंपोनेंट है वो ऐड नहीं करना है, और दूसरा TCS इनकम टैक्स वाला ऐड नहीं करना है। इसको छोड़ के और कोई भी तरीके का टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस वगैरह लगे हैं वो क्या हो जाएंगे, वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। सेकेंड पॉइंट में मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझेगा। ये जेठालाल है, जेठालाल क्या बोलता है कि भाई आप मेरे से टीवी खरीदो, आप टीवी खरीदने के लिए रेडी हो जाते हो। जेठालाल क्या बोलता है, 20,000 रुपये का 20,000 रुपीज़ का टीवी है, प्लस 2,000 रुपये हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन के लिए चार्ज लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लेते हैं वो घर पे आपके 2,000, कुछ भी रैंडम फिगर लेंगे। अभी जो टीवी आ गई, अभी टीवी के लगाने के लिए उसका जो आदमी है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल वो जो बागा है वो है ही नहीं, इंडिया में नहीं है, कहीं गांव में नहीं है, सिटी में नहीं है, वो एरिया में नहीं है। तो जेठालाल क्या बोलता है कि ये क्या करो, आप ये 2,000 रुपये का आप कहीं और से क्या कर लो, कहीं और से आप ये लगा लो, मैं बिल में से 2,000 रुपये निकाल लेता हूँ। ये बिल में से निकाल दिया 2,000 रुपये, आप क्या करो, कहीं और से लगवा दो, इंस्टॉलेशन चाह कर करवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट बोली है कि अगर आपने सप्लायर के बिहाफ पे, ये जो रिसिपिएंट हो आपने कोई पेमेंट किया है थर्ड पार्टी को, सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट ने पेमेंट किया है और वो अमाउंट बिल में इंक्लूड नहीं है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मान लिया जाएगा। तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट, अभी समझेगा। अगर कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट करता है, लाइबिलिटी किसका है, सप्लायर का है, किसको करता है, कोई थर्ड पार्टी को करता है, और सप्लायर ने वो अमाउंट अपने बिल में इंक्लूड नहीं किया है, तो ये क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। Amount paid by recipient will be added to value only when the supplier is under contractual liability to make payment to third party. Is it clear? एग्जाम्पल लिखा है, आप देख लेना, मॉड्यूल से ही लिया है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अगर समझो आपके लिए सप्लायर कोई स्पेशल क्या करता है, खर्चे कर रहा है। स्पेशल खर्चे का मतलब क्या है, आप समझो कोई फूड डोनेशन कर रहे हो, गरीब बच्चों में खाना बांट रहे हो, तो आप उसको क्या बोलते हो कि तुम एक ऐसा इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट लेके आओ कि ये खाना जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तभी मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो ये इंस्पेक्शन चार्ज का वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लेता है, जो खाने का लेता है वो तो लेता है, प्लस 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। उसने क्या किया, आपके लिए अलग से खर्चा किया, तो उस वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का मान लिया जाएगा पार्ट। इसमें कमीशन का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, इंस्पेक्शन चार्जेस का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, पेमेंट चार्जेस, कोई भी तरीके के खर्चे आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। पर यहां पे फ्रेट के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि देखो, अगर आपके लिए सामान सप्लायर आपके घर तक पहुंचाता है, आपके घर तक मतलब आपकी फैक्ट्री तक, आपकी दुकान तक पहुंचाता है, तो वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख का सामान है प्लस 10,000 रुपये फ्रेट है, तो 1,10,000 क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का। बट फॉर एग्जांपल सप्लायर जो है वो एक्स फैक्ट्री सामान दे देता है। एक्स फैक्ट्री का मतलब क्या है, वो अपने फैक्ट्री के बाहर वो सामान रख देता है, अभी आप लेके जाओ, जैसे लेके जाना है लेके जाओ, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो वो क्या नहीं होगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। इज इट क्लियर? 15(2)(d) पे, जो कि है इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। सप्लायर ने आपको कोई सामान सप्लाई किया है, आप क्या कर रहे हो, उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो पेमेंट के साथ वो 10,000 रुपये क्या करता है, लेट फीस भी लगाता है या इंटरेस्ट भी लगाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें सप्लाई में ऐड बैक हो जाएगा। पर इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से स्टार मार्क लगा के रखना है, और मॉड्यूल में भी 1-2 क्वेश्चन है, और आपको जो भी शीट वगैरह मिली है उसमें क्वेश्चन है जिसमें ये पार्ट, इंटरेस्ट का पार्ट रिवर्स कैलकुलेट होता है। इसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ये दिखने में बड़ा ईजी है, कुछ नहीं है कि अगर कोई इंटरेस्ट लगेगा, लेट फीस लगेगा, पेनल्टी लगेगा डिले पेमेंट के लिए, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ा आसान है। पर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और उसमें क्वेश्चन में एक रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो बस आपको समझना है, मॉड्यूल देख लेना, ठीक है। 5वां पॉइंट है 15(2)(e).
सब्सिडी के बारे में बात करता है, मतलब आपको गवर्नमेंट ने या किसी और ने कोई सब्सिडी दिया है तो उसका क्या स्टेटस होगा। तो देखो सब्सिडी जो है वो दो लोग दे सकते हैं, या तो गवर्नमेंट दे सकता है, मतलब जब गवर्नमेंट की बात हो रही है तो इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, या तो सेंट्रल या स्टेट कोई भी चलेगा, बट फॉरेन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा। दूसरा कौन सब्सिडी दे सकता है, अदर दे सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं CSR वगैरह के तहत क्या कर सकते हैं, आपको सब्सिडी दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है तो वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लोअर प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग द सब्सिडी इज द वैल्यू, मतलब अगर सब्सिडी मिला है तो वो आपको वैल्यू में से क्या करना है, रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है। ठीक है, अगर कोई अदर पर्सन क्या करता है, आपको सब्सिडी देता है तो आपको देखना है क्या वो सब्सिडी प्राइस से लिंक है या अदर है। प्राइस से लिंक का मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, नोटबुक फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एक नोटबुक का वैल्यू 50 रुपीज़ है, वो कंपनी है जिसका CSR का कुछ फंड है वो आपके पास आता है, आपको बोलता है कि 50 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ हम सब्सिडी दे देंगे, तो प्राइस क्या होगा, 30 रुपीज़ ही होगा, मतलब आपको कितना पड़ेगा, 30 रुपीज़ पड़ेगा। बट अगर प्राइस लिंक है वो सब्सिडी का, तो GST के लिए वो सब्सिडी भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, मतलब वो 50 रुपये ही क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, बट अगर फॉर एग्जांपल प्राइस से लिंक नहीं है सब्सिडी, इसका मतलब क्या है, आपको 10 लाख रुपए दे दिया, बोला अभी आपको जैसे यूज करना है इसको करो, तो वो टाइम पे कुछ नहीं होगा। तो अगर सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो प्राइस कम हो जाएगा आफ्टर एडजस्टिंग द सब्सिडी। अगर किसी और पर्सन ने दिया है तो इट डज नॉट लोअर द वैल्यू, इट्स एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई of supplier who receive the subsidy. Only subsidy which is directly linked to the price of goods and services are added to the value, मतलब वही वाली जो सब्सिडी जो प्राइस से डायरेक्टली लिंक है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, उसको छोड़ के नहीं होगी। क्लियर। 15.3 पे आ जाता है, डिस्काउंट की बात करता है। देखो दो तरीके से डिस्काउंट होंगे, या तो डिस्काउंट जो है टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब सप्लाई हो रहा है या सप्लाई से पहले ही क्या कर दिया, डिस्काउंट बोल दिया। जब आपने खरीदने गए कोई चीज़ तो क्या बोला कि इसके ऊपर 20% डिस्काउंट है, आपको 80% ही पे करना है। जब आप खरीद रहे हो तब भी बोल दिया डिस्काउंट है, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर वो डिस्काउंट इनवॉइस में दिख रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, उसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अगर जो डिस्काउंट है वो आफ्टर द सप्लाई दिया है, मतलब आपने सप्लाई, मतलब आपने कोई चीज़ खरीद ली, आप होलसेलर से खरीदते हो, उसका ऐसा टारगेट है कि 10,000 सामान खरीदेगा तो उसके बाद क्या मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आफ्टर सप्लाई, सप्लाई के बाद पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मिलता है, तो उसके ऊपर क्या आपको डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस होगा। देखो डिस्काउंट का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, अगर आपकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा, सिंपल है। डिस्काउंट की वजह से क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी मतलब गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगा, गवर्नमेंट हमेशा चाहेगा कि वैल्यू ज़्यादा रहे, तो वो डिस्काउंट को रोक रहा है। अगर डिस्काउंट वही टाइम पे या सप्लाई के टाइम पे या सप्लाई से पहले ही डिसाइड हो गया तो भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, भाई उसके ऊपर तो आपको क्या मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिडक्शन मतलब जो भी वैल्यू से वो कम हो जाएगा। बट अगर आपने सप्लाई कर लिया, वो टाइम पे समझो प्राइस था 10,000 रुपये, अभी 1 महीने के बाद डिस्काउंट दिया है जिसका डिस्काउंट का अमाउंट है 1,000 रुपीज़, तो क्या ये 1,000 रिड्यूस होगा? हाँ रिड्यूस होगा, बट 3 कंडीशन फुलफिल होगी तो रिड्यूस होगा। पहला क्या है, जो डिस्काउंट है वो क्या है, एग्जिस्ट करता था जब टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम, मतलब जब सप्लाई का एग्रीमेंट हो रहा था तभी बोला था कि आपने इतना सेल कर दिया तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। दूसरा, इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, मतलब इनवॉइस से रिड्यूस होना चाहिए। और तीसरा, पहली बार आपने 10,000 का पेमेंट किया था तो फॉर एग्जाम्पल उस पर से 1,000 रुपीज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया रहेगा, तो उसका जितना भी ये 1,000 के रिलेटेड प्रोपोर्शनल क्रेडिट आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कर देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। सर्टेन क्लैरिफिकेशन इन केस ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट के केस में कुछ क्लैरिफिकेशन है, जैसे कि पहला स्टेगर्ड डिस्काउंट। स्टेगर्ड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रांड फैक्ट्री जैसे कंपनीज देती है ना, बाय मोर सेव मोर, 10,000 रुपये का शॉपिंग किया तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, 20,000 रुपये का सेविंग किया तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो टाइम पे क्या होता है, जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ता है, परचेज वॉल्यूम बढ़ता है, वैसे वैसे डिस्काउंट भी बढ़ता है। तो सच डिस्काउंट्स आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो वैल्यू में नहीं आएगा। फिर सेकेंडरी डिस्काउंट की बात करें,
सेकेंडरी डिस्काउंट जो मैंने ऊपर पढ़ाया वही है। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या बोलता है कि डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब आप सप्लाई कर रहे थे तभी पता ही नहीं था कि वो डिस्काउंट है, तो 15(3)(b के कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता, तो उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तीसरा, पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट। जैसे आपको बोला गया था आपको 10,000 टन का सेल करना है, आप उतना सेल कर देते हो तो आपको डिस्काउंट बाद में एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो अगर 15(3) की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसके ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, वैल्यू में से रिड्यूस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इज इट क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, तो यहाँ तक सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) खत्म होते हैं। अभी वो चार्ट मैंने क्या बोला है, ऑलरेडी मैंने अपने हैंड रिटन चार्ट डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हो, तो एक पेज में वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 15(4) क्या बोलता है? 15(4) बोलता है वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये मैं सिर्फ 15(4), 15(5) रीड कर रहा हूं, तो सीए इंटर वालों को भी सुनना है, इतना चीज आपके पास भी है, फिर जब मैं इन डिटेल जाऊंगा तो आपको नहीं सुनना। 15(4) बोलता है वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15(1). अगर आप 15(1) से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल ही नहीं पा रहे हो, 15(1) से कब नहीं निकाल पाओगे? 15(1) से तब नहीं निकल पाओगे जब या तो बायर और सेलर एक दूसरे के रिलेटेड है, या जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो 15(1) से नहीं निकलेगा, तो 15(4) से निकालना पड़ेगा। 15(4) में रूल्स दिए हैं, रूल 27, रूल 28, रूल 29, ये सब मैं बाद में करा दूंगा, क्योंकि सीए इंटर वालों को नहीं, यही वीडियो में थोड़े टाइम बाद में करा दूंगा। और आपका 15(5) जो है, 15(5) सिंपल सी बात बोलता है कि अगर 15(1) से लेके 15(4) तक वैल्यू नहीं निकलती है तो 15(5) में कुछ अलग रूल दिए हुए हैं, उससे हम क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां तक आपका क्या हो जाता है, ये यहां पे 15(5), notwithstanding anything contained in 15(1) to 15(4) the value of supply shall be notified by central government। क्या लिखा है कि 15(1) से लेके 15(4) तक को भाड़ में जाने दो, पढ़ो ही मत। कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है, जैसे लॉटरी का वैल्यू कैसे निकालने का, जैसे इसका कैसे निकालने का, उसका कैसे निकालने का, वो हमने जैसे मैकेनिज्म बताया है उसी हिसाब से वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इसलिए हाँ जी, तो यहाँ तक अपना सीए इंटर वालों का हो चुका है। आप जा सकते हो, जाने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना, इट विल हेल्प मी भाई, और आपके लिए हेल्प करने का वो मोटिवेशन मिलता है उससे। और बाकी लोग क्या करो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 15(2) बोलता था 5 इंक्लूजन कर दो, 15(3) आपका क्या बोलता था, डिस्काउंट लेस होगा, ठीक है। 15(4) क्या बोलता है कि अगर टीवी के हिसाब से नहीं निकलता, ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से अगर आपका वैल्यू नहीं निकल पाता तो हम 5 रूल देते हैं, उससे आप निकाल दो। सबसे पहला बोला गया था कि अगर आपके गुड्स या सर्विसेज का जो कंसिडरेशन है वो पूरा का पूरा मनी में, पैसे में नहीं इन्वॉल्व है, तो क्या करने का, तो आपको करना है ओपन मार्केट वैल्यू ले लेना है। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना है, वो नहीं मिल रहा है तो आपको लाइक काइंड क्वालिटी का वैल्यू ले लेना है, अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो रूल 30, रूल 31 लगा देना। रूल 28 बोलता है अगर आपका वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाई, गुड्स सर्विस या बोथ जो है वो सप्लाई कर रहे हो, किसको कर रहे हो, डिस्टिंक्ट पर्सन को कर रहे हो या रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो, कंसिडरेशन है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो केस में अपना पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है, तो वो केस में आप क्या करो, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, नहीं मिल रहा है तो लाइक काइंड क्वालिटी ले लो, वो नहीं मिल रहा है तो आप रूल 30, 31 के लिए चले जाओ। पर इसके प्रोवाइजो है, अगर आपका सामने वाला रिसिपिएंट जो है वो फर्दर सप्लाई के लिए गुड्स ले रहा है, आप अपने ही डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को फर्दर सप्लाई के लिए भेज रहे हो, और जो आगे वो अनरिलेटेड पर्सन को बेचेगा उसका 90% जो है वो आपका वैल्यू आप ले सकते हो। सेकंड केस, अगर सामने वाला आईटीसी के लिए अवेल कर सकता है तो आप जो वैल्यू दिखाओगे इनवॉइस में हम मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रूल 29 क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और सर्विस रिसीव बाय एजेंट। अगर आप एजेंट को गुड्स बेचते हो, एजेंट को अगर आप कोई गुड्स भेज रहे हो और वो आगे फर्दर सप्लाई जो भी केस है वो होता है, तो वो केस में वैल्यू कैसे निकाल ली जाएगी, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या फिर वो जो आगे बेच रहा है उसका 90% आपका वैल्यू हो जाएगा, नहीं तो रूल 30, रूल 31 लगा दो। रूल 30 क्या बात करता है, कॉस्ट की बात करता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ सर्विस, जो भी आपका खर्चा लगा उसका मल्टीप्लाई बाय 110% कर दो, ये आपकी वैल्यू ले हो गई। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि जितना भी आपका खर्चा लगा उसके ऊपर 10% मार्जिन ऐड कर दो और उसके ऊपर जीएसटी भर दो। अगर ये भी नहीं पॉसिबल है तो रूल 31 में बोलता है कि रीजनेबल मीन्स से हम लोग कर लेंगे, और सर्विस के केस में डायरेक्ट रूल 31 लगा सकते हो विदाउट रूल 30। फिर 31A बात करता है लॉटरी की, मतलब 15(5) के अंदर अभी ये रूल है। 15(5) क्या बात करता है कि भाड़ में जाने दो बाकी सब सेक्शन, मैं जो बोलता हूं ये सब जो नोटिफाइड आगे चीजें हैं इसमें यही हिसाब से आपको निकालना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। क्या बोलता है
बोलता है कि अगर पहले सबसे पहले रूल 31 है, अगर लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग या फिर हॉर्स रेस के केस में कैसे अपने को निकालना है। ये बेसिकली एक्शनेबल क्लेम है जो कि इतने ही सिर्फ टैक्सेबल है अपना जीएसटी में। ये केस में आपको वैल्यू कैसे निकालनी है। अगर बैटिंग है, गैम्बलिंग है, हॉर्स रेस है, तो जो फेस वैल्यू है वो 100% आप ले लो, जो मतलब एक्चुअली ट्रांजेक्शन हुआ है वो ही आपका क्या मान लिया जाएगा, बैट का या गैम्बलिंग का जो भी 100% ऑफ फेस वैल्यू है वही आपका मान लिया जाएगा वैल्यू। अगर लॉटरी है तो लॉटरी के केस में क्या कर लो, फेस वैल्यू ऑफ टिकट लो और जो प्राइस ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया, और वो वाली ही लॉटरी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है कौन, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। ये केस में अमेंडमेंट है, मैं अभी बता देता हूँ, आपके सीएस के मॉड्यूल में नहीं डाला अमेंडमेंट। क्या मैं बोल रहा था, फेस वैल्यू ऑफ टिकट ले लो, जो प्राइस ऑफिशियल गजट में नोटिफाई है वो लॉटरी का वो ले लो, दोनों को ये माना जाएगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो ये 128 है तो 100 कितना होगा, तो फेस वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाय 128 और दूसरा प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 128, दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। ये रूल 31 है बोलता है। 32 में 6-7 चीजें थी। सबसे पहले था कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज कर रहे हो तो वो टाइम पे मतलब इंडियन करेंसी से फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कर रहे हो तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। दो ऑप्शन दिए, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या बोलता है, ऑप्शन 1 सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आप एक फॉरेन करेंसी को, सबसे पहले इसमें 3 पार्ट है बेसिकली। सबसे पहला पार्ट है कि अगर ऑप्शन 1 में अगर एक फॉरेन करेंसी को दूसरे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो, एक यूरो को पाउंड में कर रहे हो, डॉलर को यूरो में कर रहे हो, येन को पाउंड में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो केस में हम ये मानेंगे कि 1% आपका कमीशन होगा। तो आप ऐसा करो कि सबसे पहले आरबीआई की रेट से फॉरेन करेंसी 1 को कन्वर्ट करो, आरबीआई की रेट से फॉरेन करेंसी 2 को कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल पाउंड से यूरो में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो पाउंड जितने भी आप कन्वर्ट कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय आरबीआई का रेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 1% कर दो कमीशन। सेकंड क्या था, पाउंड से यूरो कर रहे हो तो सेकंड यूरो है तो यूरो मल्टीप्लाई बाय आरबीआई का रेट इंटू 1%, मतलब फॉरेन करेंसी 1 को आरबीआई के रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 1% करो। दूसरा फॉरेन करेंसी 2 को आरबीआई के रेट से मल्टीप्लाई बाय करो, मल्टीप्लाई बाय 1% करो। दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा वो आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। अगर आप एक इंडियन रुपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो या फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर रहे हो तो दो चीजें होंगी, या तो आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया रहेगा या आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं दिया रहेगा। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन बाइंग या सेलिंग रेट, जो भी आप एक्चुअल सेल कर रहे हो, माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट कर दो, ये आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। अगर आपको आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं दिया हुआ है तो जो ग्रॉस अमाउंट इंडियन करेंसी का ले रहे हो या दे रहे हो उसका मल्टीप्लाई बाय 1% आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। फिर ऑप्शन 2 भाई इनकम टैक्स की स्लैब, जैसे अगर 1 लाख रुपए तक अमाउंट है, अगर अमाउंट कितना है 1 लाख रुपए तक है तो 1% आपका क्या मान लिया जाएगा, वैल्यू मान लिया जाएगा, पर मिनिमम 250 रुपए होना चाहिए। 1 लाख से 10 लाख रुपए अगर आपका एक्सचेंज वैल्यू है तो 1000 ऊपर से आ गया, जितना बचा 0.5% इंटू 9 लाख, जो भी मतलब 10 लाख माइनस 1 लाख कर दो, मतलब 7.5 लाख रुपए अगर आपका एक्सचेंज वैल्यू है तो 7.5 लाख माइनस 1 लाख कितना था, 6.5 लाख इंटू 0.5% आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। अगर 10 लाख से भी ऊपर है तो ऊपर से 5500 आ गया, प्लस एक्सचेंज वैल्यू माइनस 10 लाख इंटू, ये 10 लाख कहाँ से है भाई, यहाँ पे 10 लाख के ऊपर वाला ट्रांजेक्शन है ना, तो 10 लाख लेस कर दिया और जो आपका एक्चुअल एक्सचेंज वैल्यू समझो 15 लाख है तो 15 लाख माइनस 10 लाख इंटू 0.1% और प्लस 5500 ऊपर से आया, पर मैक्सिमम 60,000 तक ही आप वैल्यू ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। 32(3) क्या बोलता है, इन केस ऑफ बुकिंग, एयरवे का बुक कर रहे हो टिकट तो वो केस में कैसे वैल्यू निकालेंगे। अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो बेसिक फेयर का 5%, इंटरनेशनल फ्लाइट है तो डोमेस्टिक बेसिक फेयर का 10%। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के केस में गवर्नमेंट जो आप इन्वेस्ट करते हो पैसा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेना चाहती, सिर्फ रिस्क वाले पे लेना चाहती है। तो अगर पूरी पॉलिसी रिस्क कवर के लिए है तो जो भी ग्रॉस अमाउंट आप पे करोगे सबके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर सिंगल एन्युइटी है, मतलब एक ही प्रीमियम पे करते हो पूरी पॉलिसी के लिए, तो जो प्रीमियम पे करोगे उसका 10% आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। अगर सेविंग पॉलिसी है, दो केस होंगे, अगर सेविंग वाला अमाउंट, इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, ये बाइफरकेटेड है, तो टोटल प्रीमियम माइनस सेविंग वाला जो अमाउंट है लेस कर दो, इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट है वो लेस कर दो, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर बाइफरकेटेड नहीं है तो फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ टोटल प्रीमियम और उसके बाद 12.5% ऑफ टोटल प्रीमियम आपका क्या मान लिया जाएगा, वैल्यू मान लिया जाएगा। फिर क्या है, सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स के केस में आपको देखना है कि अगर आईटीसी अवेल कर रहे हो कि नहीं। अगर आईटीसी अवेल कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपका क्या मान लिया जाएगा, वैल्यू। अगर आईटीसी अवेल नहीं कर रहे हो तो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, मतलब सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो आपका जीरो वैल्यू माना जाएगा।
अगर मैंने बैंक से लोन लिया था कार खरीदने के लिए, कार का ईएमआई नहीं भर पाया, बैंक वो कार वापस लेके गई और उसने बेच दिया, तो ये केस में वैल्यू क्या माना जाएगा? बैंक ने जो बेचा सेलिंग प्राइस माइनस क्या करना है, परचेज प्राइस, जिसमें मैंने वो परचेज किया था कार, वो लेस करूं, पर उसमें से कुछ चीजें लेस हो गई परचेज प्राइस में। जितना क्वार्टर मैंने वो गाड़ी यूज किया, पर क्वार्टर 5% ले लो, समझो मैंने 4 क्वार्टर यूज किया, तो जितना मैंने गाड़ी परचेस किया था, परचेस 10 लाख में किया था, उसमें से 4 क्वार्टर अगर मैंने यूज किया ना, तो 4 इंटू 5% 20% लेस कर दो। 10 लाख में से 2 लाख लेस कर दो, तो 8 लाख आपका क्या सेलिंग प्राइस से लेस हो जाएगा। तो कहां से कहां तक पीरियड लेना है क्वार्टर देखने के लिए? जब मैंने गाड़ी परचेस किया था वहां से ले लो, और जब तक बैंक वो सेल करता है वहां तक ले लो, ठीक है। अगर वाउचर कूपन वगैरह के केस में आपको क्या देखना है, सिंपल सी बात है, जिस अमाउंट पे वो रिडीम होगा वो आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। अगर डीम डिस्टिंग पर्सन को दे रहे हो कोई चीज और वो आईटीसी ले सकता है कुछ नोटिफाइड पर्सन के लिए, तो वो केस में आपका नील हो जाएगा वैल्यू। प्योर एजेंट के केस में, वो प्योर एजेंट के लिए जो कलर का मैं खरीद के लाया था, वो कलर वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा इन वैल्यू ऑफ सप्लाई में, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहला कि मैंने जो पेमेंट किया है वो एज अ प्योर एजेंट पेमेंट किया है थर्ड पार्टी को। सेकंड, मैंने अपने इनवॉइस में अलग अलग डिटेल दी है। थर्ड पॉइंट क्या है कि मैंने जो थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है बेसिकली एज अ प्योर एजेंट, वो मेरी सर्विस नहीं है, मैं इन एडिशन टू मेरी सर्विस मैंने दिया है। और ये 2 पॉइंट आप रीड कर लेना, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स भी खत्म हो गए, बस इतना ही है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर आपके मॉड्यूल में सीएस के मॉड्यूल वालों ने कष्ट ज्यादा नहीं किया है, मुझे नहीं लगता इनका कोई इंटेंशन है। फिर भी अपन इतना पढ़ लो, 1.5 घंटा पढ़ लो, बस इतना ही बहुत है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।